हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। मैं श्रीकांत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक नए सोच और विचार के साथ। आज हम एसी सिंगल फेज मोटर से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होता है। तो सिंगल फेज हमारा जो मोटर है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। उसका दो कारण है। पहला कारण क्या है, तो सिंगल फेज का होना, और उसका दूसरा कारण क्या है कि घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र ना होना। तो एक बात आप याद रखिएगा कि यदि कोई मोटर एसी सप्लाई पर कार्य करती है तो उसे सेल्फ स्टार्ट होने के लिए कम से कम 2 फेजों की आवश्यकता होती है। सिंगल फेज पर जो हमारी मोटर है वो स्वतः स्टार्ट नहीं होती है। क्लियर। सिंगल फेज पर मोटर को सेल्फ स्टार्ट होने के लिए हम लोग सिंगल फेज मोटर के अंदर 2 प्रकार की वाइंडिंग की स्थापना करते हैं। एक जो हमारी वाइंडिंग होती है उसे हम लोग कहते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग, और जो हमारी दूसरी वाइंडिंग होती है उसे हम लोग कहते हैं रनिंग वाइंडिंग। तो यहाँ पर जो मेरा सही आंसर होगा क्या होगा, सी नंबर। यानी कि सी नंबर में मेरा ए और बी दोनों दिया है। यानी कि सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है सिंगल फेज के कारण, और साथ में घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र ना होने के कारण। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सी नंबर को टिक आउट कर देंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है कि सिंगल फेज मोटर की वाइंडिंग के मध्य का कोण। तो जो हम लोग सिंगल फेज मोटर की वाइंडिंग करते हैं तो वाइंडिंग करते वक्त जो उनकी वाइंडिंग होती है उनके वाइंडिंग के मध्य जो डिफरेंस होता है वो 90 डिग्री का होता है। यदि मोटर हमारी डबल फेज की होगी तो उसके वाइंडिंग के मध्य 180 डिग्री का डिफरेंस होगा, और यदि मोटर हमारी 3 फेज की है तो उसके वाइंडिंग के मध्य 120 डिग्री का डिफरेंस होगा। सिंगल फेज में 90 डिग्री, डबल फेज में 180 डिग्री और 3 फेज में 120 डिग्री। तो यहाँ पर जो मेरा सही ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन मेरा हो जाएगा यहाँ पर आपका कौन सा, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा 90 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा आपका, 90 डिग्री आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है वो क्या है, तो स्लिप्ट फेज मोटर रनिंग वाइंडिंग मोटे तार की बनाई जाती है। यानी कि जो मेरा स्लिप्ट फेज मोटर होता है उसमें जो हमारी रनिंग वाइंडिंग होती है वो मोटे तारों की क्यों बनाई जाती है। इसका 2 कारण है। पहला कारण क्या है कि निम्न रेजिस्टेंस और उच्च इंडक्टेंस। यानी कि जो मेरा सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, सी नंबर। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, सी नंबर। यानी कि जो मेरा स्लिप्ट फेज इंडक्शन मोटर होता है उसमें जो मोटी वाइंडिंग होती है उसका प्रतिरोध निम्न होगा और उसका जो इंडक्टेंस होगा वो क्या होगा, वो उच्च होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सी नंबर को यहाँ पर टिक आउट कर देंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न दिया गया है क्या चीज़, कि स्लिप्ट फेज मोटर स्टार्टिंग वाइंडिंग को पतले तार की क्यों बनाई जाती है। यानी कि जो मेरा स्लिप्ट फेज मोटर होता है उसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग पतले तार की क्यों बना जाती है। तो उसका 2 कारण होता है। पहला कारण कि उच्च प्रतिरोध, और दूसरा कारण क्या होगा कि निम्न इंडक्टेंस। उच्च प्रतिरोध और उच्च प्रतिरोध और निम्न इंडक्टेंस। यानी कि जो मेरा आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, मेरा आंसर मेरे यहाँ पर सही सी नंबर हो जाएगा दोनों। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया अगला प्रश्न क्या है कि स्लिप्ट फेज इंडक्शन मोटर के खाँचों में अधिक गहराई में कौन सी वाइंडिंग स्थापित की जाती है। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न मेरा दिया गया है कि स्लिप्ट फेज इंडक्शन मोटर के खाँचों में अधिक गहराई में कौन सी वाइंडिंग स्थापित की जाती है। तो यहाँ पर मेरे कई सारे ऑप्शन दिए गए। इन ऑप्शन में मेरा जो बी नंबर ऑप्शन होगा वो सही होगा। क्यों, क्योंकि अभी आपको हम बताए हैं कि जो मेरा सिंगल फेज मोटर होता है, सिंगल फेज मोटर में हम लोग 2 प्रकार के वाइंडिंग स्थापित करते हैं। एक पतले तार की और दूसरी मेरी होती है उसे हम लोग कहते हैं मोटे तार की। यानी कि एक स्टार्टिंग वाइंडिंग, दूसरी रनिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग पतले तार की होगी और रनिंग वाइंडिंग मोटे तार की होगी। तो जाहिर सी बात है कि जब वाइंडिंग मोटे तार की होगी तो मोटे तार को कॉइल को डालने के लिए क्या चाहिए, हमें हमारा जो खाँचा होगा वो ज़्यादा गहरा चाहिए। तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो मेरा मोटर हो गया उससे खाँचे में अधिक गहराई में कौन सी वाइंडिंग स्थापित की जाती है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, मेरा रनिंग वाइंडिंग। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है वो क्या है, तो स्लिप्ट फेज इंडक्शन मोटर में धारा व वोल्टेज इन फेज कौन सी वाइंडिंग में रहती है। तो जो मेरा रनिंग वाइंडिंग होता है तो रनिंग वाइंडिंग में जो मेरा धारा होगा और जो मेरा क्या होगा, वोल्टेज होगा। क्या चीज़, धारा और वोल्टेज दोनों क्या होगा, दोनों मेरा जो होगा वो इन फेज होगा। क्या होगा मेरा, दोनों इन फेज होगा। तो यहाँ पर मेरा जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, मेरा
बी नंबर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि स्लिप फेज इंडक्शन मोटर कितने एचपी की बनाई जाती है। तो जो हमारे स्लिप फेज इंडक्शन मोटर होती है वो हाफ एचपी की बनाई जाती है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है कि स्लिप फेज इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर क्या होता है। तो हमारा जो स्लिप फेज जो इंडक्शन मोटर होता है इसका पावर फैक्टर 0.3 से लेकर के 4 होता है। कितना होता है पावर फैक्टर, यानी कि पावर फैक्टर मेरा 0.3 से 0.4 तक होता है। तो यहाँ पे मेरा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि छोटे पंप, ग्राइंडर, बफिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, वुडन वर्किंग मशीन, फैन आदि में कौन सा मोटर प्रयोग किया जाता है। तो इन सभी में मेरा जो है मोटर वो कौन सा प्रयोग किया जाता है, तो वो मेरा मोटर है स्लिप फेज। स्लिप फेज मोटर जो होता है इन सभी कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन को टिक आउट कर देंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि कैपेसिटर इंडक्शन मोटर में किस प्रकार का रोटर प्रयोग किया जाता है। तो कैपेसिटर इंडक्शन मोटर में एस्क्यूरल के जो रोटर प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ मेरा बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि कैपेसिटर मोटर में पावर फैक्टर तथा टार्क स्लिप फेज इंडक्शन मोटर की अपेक्षा उच्च क्यों होती है। यहाँ पर दिया गया है कि कैपेसिटर मोटर में पावर फैक्टर तथा टार्क स्लिप फेज इंडक्शन मोटर की अपेक्षा उच्च क्यों होती है। तो इसका जो मेरा सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा मेरा यहाँ पर बी नंबर। बी नंबर ऑप्शन में क्या दिया गया कि स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में कैपेसिटर जोड़ने से। तो जो मेरी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होती है, तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में मेरी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, यानी कि जो वाइंडिंग पतले तार की होती है स्लिप फेज मोटर में, उस वाइंडिंग को हम लोग कहते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग। और उस स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जो है कि मेरा कैपेसिटर लगा होता है और उसके साथ में सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है। क्या लगा होगा, आपका कैपेसिटर लगा होगा और साथ में आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होगा। तो यहाँ पर केवल किसका चर्चा की जाए, तो यहाँ पर केवल चर्चा की जा रही है मेरी किसकी, तो कैपेसिटर की। जब हम लोग कैपेसिटर जो है कि जब हम लोग कैपेसिटर स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसका जो टार्क होता है और पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है, वो उच्च होता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा यहाँ पर सही आंसर होगा कौन सा, बी नंबर। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कैपेसिटर के संयोजन की विधि के आधार पर कितने प्रकार के मोटर होते हैं। तो मेरा जो स्लिप फेज मोटर है, तो स्लिप फेज मोटर मेरा 3 प्रकार का होता है। स्लिप फेज मोटर 3 प्रकार का होता है। स्लिप फेज मोटर का पहला प्रकार जो होता है उसे हम लोग कहते हैं कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। 2 नंबर जो होता है उसे कहते हैं कि परमानेंट कैपेसिटर मोटर। और जो मेरा 3 नंबर का जो मोटर होता है उसे हम लोग कहते हैं कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर। यानी कि कैपेसिटर के संयोजन के आधार पर जो हमारे मोटर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो हम क्या करेंगे, आप 3 नंबर को टिक आउट कर देंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर कितने माइक्रोफराडे का लगा जाता है। यानी कि वह मोटर जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है उसमें जो हमारा कैपेसिटर होता है वो कितने माइक्रोफराडे का लगाते हैं हम लोग। तो उस मोटर में हम लोग 60 से लेकर के 120 माइक्रोफराडे का कैपेसिटर लगाते हैं। ये बात याद रखिएगा कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में हम लोग 60 से 120 माइक्रोफराडे का कैपेसिटर है क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो यहाँ मेरा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन है कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर कितने माइक्रोफराडे का होता है। तो वो होता है कितना, 60 से 120 माइक्रोफराडे का। हमारा जो अगला प्रश्न है वो दिया गया है कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में अंकित घूर्ण गति का कितना भार प्राप्त कर लेने पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑफ हो जाता है। तो जो मेरा स्लिप फेज मोटर होता है, तो स्लिप फेज मोटर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। और इन मोटरों में जो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है उन स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है। जब हमारी मोटर स्टार्ट हो जाती है तो स्टार्ट होने के बाद जब हमारी मोटर लगभग अपने फुल स्पीड का 75% स्पीड पकड़ लेती है तो मेरा जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है वह स्टार्टिंग वाइंडिंग का सप्लाई क्या कर देता है, ऑफ कर देता है। तो यहाँ पर जो मेरा सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, 75, यानी कि 1 नंबर जो ऑप्शन है मेरा वो सही हो जाएगा। मेरा जो अगला प्रश्न है वो दिया गया है कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर कार्य करते समय कौन सी वाइंडिंग पर क्या करता है, कार्य करता है। यानी कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर कार्य करते समय कौन सी वाइंडिंग पर कार्य करता है।
तो जो हमारी सिंगल फेज की मोटर है यानी कैपेसिटर स्टार्ट जो मोटर है वो स्टार्ट होने के लिए उसमें स्टार्टिंग वार्निंग की आवश्यकता होती है और कार्य करने के लिए रनिंग वार्निंग की आवश्यकता होती है। यानी कि जो मेरा सिंगल फेज जो मेरा मोटर होता है स्लिप फेज, उसे स्टार्ट करने के लिए यानी कि उस मोटर में दो प्रकार की वार्निंग होती है, एक स्टार्टिंग वार्निंग, दूसरी रनिंग वार्निंग। तो स्टार्टिंग वार्निंग का काम होता है मोटर को स्टार्ट करना और रनिंग वार्निंग का काम होता है मोटर को रनिंग पीरियड में कार्य में लेना। तो मेरा यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? रनिंग वार्निंग। कौन सा होगा? रनिंग वार्निंग। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर बी नंबर को टिक आउट कर देंगे। अब हम चलते हैं अपने हमारा अगला प्रश्न है कि स्टार्टिंग वार्निंग में कैपेसिटर जोड़ने से जो धारा है वो कितने डिग्री आगे हो जाती है। यानी कि जो मेरा सिंगल फेज का स्लिप्ट फेज मोटर है, स्लिप्ट फेज मोटर में जो हमारी स्टार्टिंग वार्निंग होती है, तो हम लोग स्टार्टिंग वार्निंग के श्रेणी क्रम में जब कैपेसिटर को जोड़ते हैं तो मेरा जो करंट होता है वो वोल्टेज से कितना डिग्री आगे हो जाता है। तो मेरा जो वोल्टेज है वो करंट से 20 डिग्री आगे हो जाता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन को हम लोग यहाँ पर सही कर देंगे, टिक आउट कर देंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला जो प्रश्न दिया गया है वो प्रश्न है कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का स्टार्टिंग के समय रनिंग वार्निंग से धारा वोल्टेज से कितना डिग्री पीछे होता है। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का स्टार्टिंग के समय रनिंग वार्निंग से धारा जो है वो वोल्टेज से कितना डिग्री पीछे हो जाता है। यानी कि जो मेरा कैपेसिटर स्टार्ट जो मोटर है उस कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में जो मेरा क्या है, जो मेरा वोल्टेज है वो करंट से कितना डिग्री क्या होता है, जो मेरा करंट है वो वोल्टेज से कितना डिग्री पिछड़ जाता है। तो यहाँ पर जो मेरा सही आंसर होगा वो सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? 70 डिग्री। यानी कि 70% क्या होता है वो आगे हो जाता है। तो इसे हम क्या करें 70 पर टिक आउट कर देंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला जो प्रश्न दिया गया वो क्या है कि पंखे, ब्लोअर, ड्रायर, पंप, वॉशिंग मशीन और कंप्रेसर में कौन सी मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो इन सभी प्रकार की कार्यों के लिए हम लोग कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का उपयोग करते हैं। तो मेरा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ए नंबर। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो मेरा जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, ऐसी कौन सी मशीन है जिसमें स्टार्टिंग टार्क और रनिंग टार्क समान होता है। तो जो हमारी मोटर है अस्थाई कैपेसिटर मोटर यानी कि अस्थाई कैपेसिटर मोटर, यानी कि घरों में जो आप लोग पानी वाला मोटर देखते हैं, तो पानी वाला जो हमारा मोटर है उसमें जो कैपेसिटर लगा होता है वो परमानेंटली कैपेसिटर वाला मोटर होता है। तो जो हमारी मशीन है जिसका स्टार्टिंग और रनिंग दोनों टार्क जो है समान होता है, उस मोटर को हम लोग कहते हैं अस्थाई कैपेसिटर मोटर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन को हम लोग यहाँ पर टिक आउट कर देंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है कि अस्थाई कैपेसिटर मोटर कितने माइक्रोफराडे का कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है। यानी कि अस्थाई कैपेसिटर मोटर में हम लोग जो कैपेसिटर लगाते हैं वो कितने माइक्रोफराडे का होता है। तो वह 2 से 2.5 माइक्रोफराडे का कैपेसिटर होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन को टिक आउट कर देंगे। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। छत वह मेज के पंखे, इंडक्शन रेगुलेटर, आर्क वेल्डिंग कंट्रोलर आदि में कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पर जो मेरा सही आंसर हो जाएगा वो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? अस्थाई कैपेसिटर मोटर। यानी कि छत का पंखा, मेज का पंखा, इंडक्शन रेगुलेटर, आर्क वेल्डिंग में जो हम लोग मोटर उपयोग करते हैं वो मोटर मेरा परमानेंट कैपेसिटर मोटर होता है। तो हम क्या करेंगे प्रश्न ऑप्शन को टिक आउट कर देंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है कि ऐसी कौन सी मोटर है जिसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में 2 समानांतर संयोजन कैपेसिटर प्रयोग किए जाते हैं। तो मेरा जो कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर जो रन मोटर है, तो कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर में 2 कैपेसिटर समांतर क्रम में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में केवल स्टार्टिंग के समय कार्य करने वाले कैपेसिटर का मान क्या होगा। यानी कि जो मेरा मोटर है जो कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन, यानी कि कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर में 2 प्रकार के हम लोग कैपेसिटर का उपयोग करते हैं। तो उन 2 प्रकार के कैपेसिटर में जो मेरा कैपेसिटर स्टार्टिंग के समय कार्य करता है वो कितने माइक्रोफराडे का होता है, यह मेरा क्वेश्चन दिया गया है। तो मेरा जो ए नंबर जो ऑप्शन है यानी कि 10 से लेकर के 20 माइक्रोफराडे का जो मेरा कैपेसिटर होता है हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं स्टार्टिंग के समय। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन को हम लोग टिक आउट कर देंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है वो क्या है कि 10 से 20 माइक्रोफराडे को स्टार्टिंग वाइंडिंग से कितनी घूर्ण गति प्राप्त करने पर लगभग कर दिया जाता है।
क्वेश्चन क्या दिया है कि 10 से 20 माइक्रोफराडे को स्टार्टिंग वाइंडिंग से कितनी घूर्ण गति प्राप्त कर लेने पर अलग कर दिया जाता है। यानी कि जो मेरा मोटर है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, यानी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर का काम उतने वक्त तक होता है कि जितने वक्त तक मेरी मोटर स्टार्ट नहीं हो जाती। यानी कैपेसिटर जो स्टार्ट मोटर है, जैसे ही मोटर हमारी स्टार्ट हो जाती है वैसे ही सेंट्रीफ्यूगल जो स्विच होता है वो कैपेसिटर को मोटर से अलग कर देता है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में। तो जो हमारी कैपेसिटर स्टार्ट जो हमारी मोटर होती है उसकी जैसे ही स्पीड लगभग अपने फुल स्पीड का 75% स्पीड पकड़ती है, तो जो मेरा सेंट्रीफ्यूगल स्विच है वह सेंट्रीफ्यूगल स्विच कैपेसिटर को और साथ में स्टार्टिंग वाइंडिंग को क्या करता है, सर्किट से अलग कर देता है। और जो मेरी मोटर है वो रनिंग वाइंडिंग पर ही कार्य करती है। तो यहाँ पर जो मेरा सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो मेरा सही आंसर हो जाएगा आपका 75%। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है वो अगला प्रश्न है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में संयोजित कैपेसिटर का मान कितना होता है जो रनिंग अवस्था में भी कार्य करता है। फिर से एक बार देखिएगा, यहाँ पर जो मेरा क्वेश्चन दिया गया क्या है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में संयोजित कैपेसिटर का मान कितना होता है जो रनिंग अवस्था में भी कार्य करता है। तो जो हमारी मोटर है स्टार्टिंग कैपेसिटर मोटर और स्टार्टिंग रन मोटर, यानी कि हम अभी आपको बताएं कि हमारी जो स्लिप्ट फेज मोटर है 3 प्रकार की है। तो जो मेरा तीसरा प्रकार है कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर। तो कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर में 2 कैपेसिटर लगे होते हैं। तो जो मेरा एक कैपेसिटर होता है वो मोटर स्टार्ट होने के बाद सप्लाई से हट जाता है, जबकि मेरा दूसरा कैपेसिटर होता है वो परमानेंटली हमारे सप्लाई के साथ अटैच होता है। तो उसका जो वैल्यू होगा वो कितने माइक्रोफराडे का होगा। यहाँ पे हमको ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, तो इन ऑप्शन में मेरा जो 2 से 2.5 माइक्रोफराडे का जो मेरा कैपेसिटर होता है वो हमेशा हमारे मोटर के साथ क्या होता है, जुड़ा होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन ऑप्शन को हम लोग टिक आउट कर देंगे। यहाँ पे एक और बात आप ध्यान दीजिएगा, तो जो मेरा कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर होता है, तो कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर में जो हमारे 2 कैपेसिटर लगे होते हैं, जिनमें जो कैपेसिटर हमारे स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ जुड़ा होता है वह कैपेसिटर लगभग आपका 60 से 120 माइक्रोफराडे का होता है, और जो कैपेसिटर हमारा रनिंग वाइंडिंग के साथ जुड़ा होता है वह कैपेसिटर हमारा 2 से 2.5 माइक्रोफराडे का होता है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो मेरा जो अगला प्रश्न दिया गया है वो क्या है, तो कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर में उच्च प्रारंभिक टार्क में पावर फैक्टर क्यों प्राप्त होता है। तो उसके 2 कारण हैं, सॉरी उसका कारण क्या है, तो उसका कारण यही है कि उसमें 2 कैपेसिटर जुड़े होते हैं। तो मेरा सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो आपका 2 नंबर हो जाएगा।